Hey everyone, welcome back to my channel. I am Nidhi and in this video we are here with our unit 2 of computer network subject. Let's get a brief overview of it first of all. Yes, one more thing, we left a topic called transmission media from the unit 1 and now we are covering it here. Okay, so we have three topics in this video: transmission media, telephony and data link layer. In transmission media we'll be learning about three types of transmission media and all the properties of transmission media. In telephony topic we'll be studying about multiplexing technique and switching technique, and both of these have three types of their techniques. Now data link layer, in data link layer we'll be studying about all the functions data link layer provides and functions in an OSI model during the transmission of data from one device to the another. And now we are heading to our first topic, that is transmission media. स्टार्टिंग विद ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया में हम दो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया एंड प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। जो हमारे ट्रांसमिशन मीडिया है, जो हमारा तरीका है, द पाथ टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर ओवर अ नेटवर्क, वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड हमारा वो ट्रांसमिशन मीडिया होता है जो एक सॉलिड पाथ को डिफाइन रखता है, जैसे कि केबल्स। ओके, तो फिजिकल कनेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड मीडिया, जैसे कि केबल्स। अब हमारी केबल्स थ्री टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज द ट्विस्टेड पेयर केबल्स। इसके नाम से ही पता चल रहा है ट्विस्टेड पेयर। तो इसमें दो कंडक्टिंग वायर्स होती है जो कि मोस्टली कॉपर की होती है, उनको हम इंसुलेट करके एक दूसरे के साथ ट्विस्ट करवा के और एक वायर फॉर्म करते हैं। तो ये जो है ये हमारी होती है ट्विस्टेड पेयर केबल्स। टू इंसुलेटेड कॉपर वायर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर। ये हमारा मोस्टली लोकल एरिया नेटवर्क्स में, टेलीफोन लाइन्स में यूज होती है। अब हमारा आता है कोएक्सियल केबल्स। कोएक्सियल केबल्स में हमारे पास एक कॉपर कंडक्टर होता है सेंटर में, फिर उसके अराउंड हम एक इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। उस इंसुलेशन के ऊपर हम एक कंडक्टिंग शील्ड को प्रोवाइड करते हैं एंड देन उस कंडक्टिंग शील्ड को फिर से एक अलग इंसुलेशन लेयर से हम कवर कर देते हैं। तो ये हमारा टेलीविजन और ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शंस में यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे होते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल्स। फाइबर ऑप्टिक केबल्स हमारे ग्लास और प्लास्टिक फाइबर्स के बने होते हैं। ये हाई स्पीड और हाई बैंडविड्थ रखते हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक हमारा डेटा ट्रैवल कर सकता है इसके थ्रू। सो द मेन थिंग इज दे आर मेड ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक फाइबर्स एंड enables लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है हमारा अनगाइडेड डेटा ट्रांसमिशन। अनगाइडेड मीडिया, जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसके पास कोई सॉलिड पाथ नहीं है, कोई गाइडेड पाथ नहीं है। इट मीन्स जो हमारा डेटा है वो एयर या फिर स्पेस के थ्रू ट्रैवल करता है यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो यूज होती है डेटा ट्रांसमिशन में वो थ्री टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज इंफ्रारेड वेव, सेकेंड इज माइक्रोवेव एंड थर्ड इज रेडियो वेव। जब हमें शॉर्ट डिस्टेंसेस पे अपना डेटा ट्रैवल कराना होता है तब हम इंफ्रारेड वेव्स का यूज करते हैं। ओके, जैसे हमारे रिमोट कंट्रोल्स होते हैं टीवी और जो हमारी टॉयज होते हैं उनके लिए। तो शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशंस हम इंफ्रारेड के थ्रू करवाते हैं। इसका एग्जांपल ब्लूटूथ भी हो सकता है और रिमोट कंट्रोल भी हो सकता है। नेक्स्ट, वन मोर पॉइंट अबाउट इंफ्रारेड वेव्स इज कि अगर इन वेव्स के पाथ में हम कोई ऑब्स्टेकल डाल देते हैं, कोई ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, तो ये वेव्स का पाथ ब्रेक हो जाता है और हमारा डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट नहीं हो पाता है। नाउ माइक्रोवेव। माइक्रोवेव हमारी वो वेव होती है जो थोड़े से लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर कर सकती है, बट इसमें भी वही पॉइंट होता है कि अगर आप इसके पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टेकल डाल देते हो तो वो डेटा ट्रांसमिशन फिर कंप्लीट नहीं हो पाता है। ओके, बट इट कैन ट्रांसमिट डेटा टू स्लाइट लार्ज एरिया देन द इंफ्रारेड वेव्स। ये हमारा सैटेलाइट्स और पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन लिंक्स में यूज होती है। इसके बाद हमारी आती है रेडियो वेव्स। हमारी रेडियो वेव्स लॉन्ग डिस्टेंसेस पे कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, इन सब के एरिया को कवर करती है। ओके, तो जो ट्रैवल एरिया है वो लार्ज होता है, इट कवर्स लार्ज डिस्टेंसेस। ये हमारी वॉल्स के थ्रू भी पास कर सकती है। अगर रेडियो वेव्स के पाथ में हम कोई ऑब्स्टेकल रखते हैं तो रेडियो वेव्स उसके अंदर से पास हो जाती है एंड हमारा डेटा ट्रांसमिशन नहीं रुकता है। इट इज़ यूज्ड इन AM एंड FM रेडियोज, टेलीविजन एंड मोबाइल नेटवर्क्स। तो ये था हमारे कंप्लीट ट्रांसमिशन मीडिया के टाइप्स, गाइडेड एंड अनगाइडेड।
इसके बाद हमारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। इसमें हम 5 प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला आता है कि ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, कि जब डेटा ट्रांसमिट हो रहा होता है तो उस ड्यूरेशन में, उस ट्रांसमिशन के प्रोसेस में अगर हमारा डेटा लॉस हो रहा है, कोई भी डेटा हमारा डैमेज हो रहा है, देन इट इज ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। ये हमारा 3 टाइप्स का होता है। द फर्स्ट इज अटेन्युएशन। अटेन्युएशन में जब हमारा डेटा लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ट्रेवल कर रहा होता है तो उसकी जो वेवलेंथ है, उसकी जो स्ट्रेंथ है सिग्नल की, वो रिड्यूस होती जाती है, क्योंकि हमारा मोशन करने में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एनर्जी का लॉस हो रहा है। ओके तो जब हमारा सिग्नल स्ट्रेंथ रिड्यूस होती है टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन इट इज अटेन्युएशन। अब अटेन्युएशन को हम एम्पलीफायर्स का यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि ओरिजिनल वेव हमारी ये थी, उसके बाद उसने ट्रेवल करके जो वो वेव हमारे रिसीवर पे पहुंची है उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, हमने फिर एक एम्पलीफायर को यूज किया है और उस एम्पलीफायर से उसकी स्ट्रेंथ वापस बढ़ा दिया है। सो दिस इज हाउ वी फिक्स द अटेन्युएशन इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट हमारा नॉइज़ की वजह से भी इम्पेयरमेंट आ सकती है। नॉइज़ क्या होती है कि जो अनवांटेड इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं जो हमारे ट्रांसमिटेड सिग्नल्स को इंटरफेयर करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, उसको हम नॉइज़ कहते हैं। नॉइज़ हमारी 4 टाइप्स की होती है, थर्मल, इंटरमॉड्यूलेशन, इम्पल्स और क्रॉसटॉक। थर्मल हमारी हीट जो वेव्स हैं, हीट की जो सिग्नल्स हैं, उसके थ्रू जब हमारा इंटरफेरेंस होता है ट्रांसमिटेड सिग्नल में तो वो हमारी थर्मल नॉइज़ कहलाती है। इंटरमॉड्यूलेशन में जब हमारी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की सिग्नल्स ट्रांसमिटेड सिग्नल्स को इंटरफेयर करते हैं, दैट इज इंटरमॉड्यूलेशन। जब हमारी लाइट के जो सिग्नल्स है वो हमारे ट्रांसमिटेड सिग्नल्स को इंटरफेयर करते हैं, दैट इज इम्पल्स नॉइज। और जब हमारे डिफरेंट सर्किट्स के सिग्नल हमारे ट्रांसमिटेड सिग्नल्स को इंटरफेयर करते हैं, दैट इज क्रॉसटॉक नॉइज। अब ये हमारे थे नॉइज़ के टाइप्स। इसके बाद हमारे आता है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन होता है कि जब हमारा डेटा वन प्लेस टू अनदर ट्रैवल कर रहा होता है तो उस ट्रैवलिंग के टाइम पे हमारा कुछ डेटा लॉस हो जाता है। ओके जो हमारी एक्यूरेसी है डेटा की वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये जो डेटा का चेंज है या फिर डेटा का लॉस है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पर डेटा का सिग्नल ऐसा था, यहाँ पर ऐसा है, तो दिस इज डेटा डिस्टॉर्शन। और ये मोस्टली हमारा लॉन्ग डिस्टेंस पे जब हाई स्पीड ट्रांसमिशन किया जाता है तब हमारा डेटा डिस्टॉर्शन की केसेस होते हैं। नाउ थ्रोपुट। थ्रोपुट हमारा वो एक्चुअल रेट होता है जिसपे हमने सक्सेसफुली अपने डेटा को वन डिवाइस टू अनदर एक नेटवर्क पे ट्रांसफर करवाया। तो इट इज द एक्चुअल रेट एट विच डेटा इज सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड ओवर अ नेटवर्क। ये हमारा मोस्टली बिट्स पर सेकेंड में मेजर किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है प्रोपगेशन ऑफ स्पीड एंड टाइम। प्रोपगेशन ऑफ स्पीड एंड टाइम में 2 पार्ट्स है। फर्स्ट इज प्रोपगेशन स्पीड एंड देन इज प्रोपगेशन टाइम। जब हमारा डेटा, जब हमारे सिग्नल्स वन डिवाइस टू अनदर ट्रेवल कर रहे होते हैं तो जितना टाइम उस ट्रेवलिंग के ड्यूरेशन में लगा है, द टाइम टेकन फॉर द सिग्नल टू ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर इज नॉन एज प्रोपगेशन टाइम। और इसी प्रोसेस में जब हमारा सिग्नल सेंडर टू रिसीवर ट्रांसफर हो रहा है तो उसकी जो स्पीड रही है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, उसको हम प्रोपगेशन स्पीड कहते हैं। अब ये जो हमारा प्रोपगेशन है ऑफ सिग्नल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, इसमें हमारे डिलेज आ सकते हैं। किसी भी वजह से डिले हो सकता है कि हमारा सिग्नल लेट हो गया है, तो उसमें अब वो 3 टाइप्स का होता है। द फर्स्ट वन इज ट्रांसमिशन डिले। जब हमारा सेंडर जो होस्ट है उसके लेट अस सपोज दिस इज आवर सेंडर एंड दिस इज रिसीवर एंड दिस इज द ट्रांसमिशन मीडियम वी आर यूजिंग फॉर द ट्रांसफर ऑफ डेटा। तो जब सेंडर से ट्रांसमिशन मीडियम के पास डेटा जाने में डिले होता है, जो यहाँ पर डिले हो रहा है एट दिस कनेक्शन, उसको हम ट्रांसमिशन डिले कहते हैं। जब हमारा डेटा ट्रांसमिशन मीडियम में फ्लो हो रहा है और इस टाइम पे हमारा डेटा का जो ट्रांसफर है वो डिले हो रहा है, दैट इज प्रोपगेशन डिले। ओके ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ओवर द ट्रांसमिशन मीडियम, तो वो हमारा प्रोपगेशन डिले होता है। और जब हमारा डिले रिसीवर एंड पे होता है उसको हम क्यूइंग डिले कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रिसीवर रेडी नहीं है डेटा को रिसीव करने के लिए, तो जो यहाँ रिसीविंग में प्रॉब्लम आई है, रिसीविंग में जो डिले हुआ है, उसको हम क्यूइंग डिले कहते हैं। सो दिस वाज अबाउट आवर प्रोपगेशन ऑफ स्पीड एंड टाइम। इसके बाद हमारी आती है वेवलेंथ। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव पीक्स ऑफ अ वेव। जिससे आप देख सकते हो कि ये हमारी फर्स्ट वेव है, ये हमारी सेकेंड वेव है, तो इसके बीच में जो ये वाला डिस्टेंस है इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ वेव डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, और ये वेवलेंथ सिर्फ फ्रीक्वेंसी और मीडियम ऑफ प्रोपगेशन पे डिपेंड करती है।
दिस वॉज अबाउट वेवलेंथ एंड नेक्स्ट इज शेनन कैपेसिटी। शेनन कैपेसिटी हमारा वो थ्योरम है जो हमें शेनन साइंटिस्ट ने दी थी और ये हमें ये बताती है कि कितनी इंफॉर्मेशन हम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं एक चैनल पे जिसकी हमने बैंडविड्थ और नॉइस लेवल को फिक्स रख दिया है, ओके, एंड विदाउट एरर। मतलब एक चैनल है हमारा, इसकी हमने एक बैंडविड्थ फिक्स कर दिया है, हमने इसका एक नॉइज लेवल सेट कर दिया है। अब इस चैनल पे बिना किसी एरर के कितनी इन्फॉर्मेशन हम पास करा सकते हैं एट वन टाइम, तो वो हमारी शेनन कैपेसिटी थ्योरम प्रोवाइड करती है। द मैक्सिमम डेटा ऑफ कम्युनिकेशन चैनल गिवन इट्स बैंडविड्थ एंड नॉइज लेवल आर सेट। दिस वॉज अबाउट शेनन कैपेसिटी एंड इसके साथ हमारे जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया है वो खत्म होता है। नाउ वी विल हेड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टेलीफोनी। टेलीफोनी, तो टेलीफोनी इज द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसमिटिंग वॉइस या फिर डेटा या फिर किसी भी अदर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। लार्ज डिस्टेंसेस पे हम डेटा या फिर वॉइस का जो ट्रांसमिशन करते हैं दैट इज नोन एज टेलीफोनी। अब इसमें दो चीज़ें होती है, फर्स्ट वन इज मल्टीप्लेक्सिंग एंड द अनदर वन इज स्विचिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग इज अ टेक्निक जिसमें हम बहुत सारे सिग्नल्स को या फिर बहुत सारे डेटा स्ट्रीम को एक सिंगल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं एंड उसको सेम ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू ट्रेवल करवाते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर एक कंप्यूटर अनदर को एक अलग सिग्नल स्ट्रीम के थ्रू भेज रहा है अपना डेटा। यहाँ पर अलग ट्रांसमिशन मीडियम से ट्रांसमिशन हो रहा है, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग। सो वी आर नीडिंग 4 ट्रांसमिशन मीडियम्स, वी आर नीडिंग 4 डिफरेंट पाथ्स, 4 डिफरेंट केबल्स फॉर ईच ट्रांसमिशन। तो हम मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू क्या करते हैं, इन सभी डेटा स्ट्रीम्स को एक में कन्वर्ट कर देते हैं एंड इन सब को फिर सिंगल पाथ से ट्रैवल करवाते हैं एंड एट द रिसीवर एंड हम एक डीमल्टीप्लेक्सर को इंस्टॉल करते हैं जो वापस से इन सभी कंबाइंड सिग्नल्स को डिफरेंट सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। So this is multiplexing का concept. As I told you, many channels can use a single path to travel over a network, over a network with same transmission medium. Multiplexer combine करता है सभी channels को, demultiplexer सभी को separate कर देता है at the receiver end. इसके बाद हमारा मल्टीप्लेक्सिंग, आप ये डायग्राम भी देख सकते हो, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ये हमारा यहाँ पर सेंडर एंड है, ये हमारा रिसीवर एंड है। नाउ इसके बाद हमारे मल्टीप्लेक्सिंग 3 टाइप्स से हो सकती है। देयर आर 3 मेथड्स टू डू मल्टीप्लेक्सिंग। द फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि हर चैनल को, हर डेटा स्ट्रीम को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर देते हैं एंड वो डेटा सिर्फ उस फ्रीक्वेंसी पे हमारा ट्रांसफर होता है। Okay, so splits available bandwidth into separate frequency bands, each carrying a unique signal. अब क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी अलग है तो डेटा कोलाइड नहीं होता है इसमें। ये हमारा मोस्टली एनालॉग टेलीफोनी में यूज़ होता है, ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ हो जाता है और मल्टीपल सिग्नल्स को एक साथ सेंड करने में अलाउ करता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि एलोकेट्स 1 यूजर टू ईच चैनल। ओके, चैनल फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंटली सबके पास होती है। जैसे चैनल 1 के पास F2 है, इसके पास चैनल 1 के पास फ्रीक्वेंसी 1 है, चैनल 2 के पास अलग फ्रीक्वेंसी है, चैनल 3 के पास F3 है और सभी सेम फ्रीक्वेंसी, अलग अलग अपनी फ्रीक्वेंसीज पे डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं एंड बाद में डीमल्टीप्लेक्सर सभी फ्रीक्वेंसीज को वापस से डिवाइड कर देता है इनटू डिफरेंट चैनल्स। इसके बाद हमारा आता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन में क्या होता है कि हमारा जो हर चैनल है, डिफरेंट चैनल्स को डिफरेंट टाइम स्लॉट प्रोवाइड कर दिया जाता है और विद इन दैट टाइम स्लॉट वो डेटा अपना वन डिवाइस टू अनदर ट्रांसमिट करता है। ये मोस्टली हमारा डिजिटल टेलीफोनी में यूज़ होता है और उन नेटवर्क्स के लिए यूज़फुल होता है जहाँ पे हमारा डेटा ट्रैफिक, जैसे कि वॉइस टेलीफोनी में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि डेटा ट्रैफिक मिले हमें। जो टाइम डिवीजन है वो हमारा 2 टाइप्स का होता है, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस में हमें सभी डिवाइसेस को सेम टाइम दिया गया होता है फॉर द डेटा कम्युनिकेशन। एसिंक्रोनस में हमारे पास हर डिवाइस को अलग टाइम दिया जाता है, मतलब टाइम स्लॉट्स फ्लेक्सिबल होते हैं, कोई भी टाइम मिल सकता है टू डिफरेंट डिवाइसेस। नेक्स्ट हमारा है वेवलेंथ डिवीजन। वेवलेंथ डिवीजन में हमारा जो डेटा ट्रांसमिशन है वो मल्टीपल वेवलेंथ्स के थ्रू होता है। ओके, एंड द मेन थिंग इज ये हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू डेटा ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हम फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो लॉन्ग डिस्टेंस पे डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है और ये अलाउ करता है फॉर मैनी चैनल्स ओवर द सेम फाइबर
बहुत सारे चैनल सेम फाइबर के थ्रू अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, एंड क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल्स है तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है हमारे लिए। हियर यू कैन सी कि डिफरेंट वेवलेंथ्स के जो डेटा चैनल्स हैं वो हमारा मल्टीप्लेक्सर के थ्रू सेम हमारे जो डेटा ऑप्टिकल फाइबर है उसके थ्रू डेटा ट्रांसफर कर रहा है। So this was our multiplexing and its 3 types: frequency, time and wavelength. स्विचिंग इज द प्रोसेस जहाँ पर हम बहुत सारे डिवाइसेस को एक नेटवर्क पे स्विचेस के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे नेटवर्क पे बहुत सारे डिवाइसेस हैं, तो हमें 1-to-1 कम्युनिकेशन को अच्छे से कंडक्ट कराने के लिए उनको 1-to-1 एक कनेक्शन देना पड़ता है। तो वो कनेक्शन हम स्विचेस के थ्रू देते हैं उन्हें, और स्विच्ड नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटरलिंक्ड नोड्स कॉल्ड स्विचेस। मतलब एक नेटवर्क पे बहुत सारे स्विचेस होते हैं और वो स्विचेस इंश्योर करते हैं कि हर डिवाइस का एक डायरेक्ट कनेक्शन है टू द अनदर डिवाइस एट द रिसीवर एंड। ओके, स्विच नेटवर्क क्या होता है? वो नेटवर्क जहां पर सारी कनेक्टिविटी स्विचेस के थ्रू कंडक्ट की जाती है, दैट इज स्विच्ड नेटवर्क। नाउ वी हैव 3 टाइप्स ऑफ स्विचिंग। तो सबसे पहले हमारा आता है पैकेट स्विचिंग। इसमें क्या होता है कि हमारा जो डेटा है वो डेटा पैकेट्स के फॉर्म में ब्रोकन होता है और उसको डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू अपने रिसीवर पे या फिर डेस्टिनेशन एंड पे पहुंचाया जाता है। सो डेटा पैकेट्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू डिफरेंट पाथ्स टू द डेस्टिनेशन, ओके, एंड उन सभी डेटा पैकेट्स को फिर दोबारा रीअसेंबल किया जाता है एट द रिसीवर एंड। नेक्स्ट इज आर सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में हम ऑब्वियसली बहुत सारे सर्किट्स होते हैं हमारे, दीज आर स्विचेस, और इनके थ्रू हमने 1-to-1 हर डिवाइस का एक कनेक्शन बनाया हुआ है। ओके, सो डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ इज एस्टेब्लिश्ड फॉर ऑल द कंप्यूटर्स, ऑल द डिवाइसेस ओवर द नेटवर्क। ठीक है, और ये सिर्फ तभी तक काम करता है जब तक हमारा कम्युनिकेशन का सेशन चल रहा है। अगर हमारा कम्युनिकेशन जो हमें डेटा ट्रांसफर कराना है वो सब हो गया है, देन आफ्टर टर्मिनेटिंग दिस सेशन ये सारे जो स्विच नेटवर्क्स के पार्ट्स है ये सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्विच्ड नेटवर्क। अगर आपको इसमें डायग्राम में देख सकते हो, देन आप देख सकते हो कि आपका A-B-C पहले स्विच के अंदर गए, ये सभी कनेक्टेड है। अब ये पाथ डिफाइन करते हैं थ्रू द स्विचेस। जैसे A जो नेटवर्क है उसको हमें D तक पहुंचाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच 1 ने क्या किया, इस नेक्स्ट वाले को फॉरवर्ड किया, A वाले कनेक्शन को, जो कि सेकेंड स्विच में जाता है, एंड सेकेंड स्विच से वो थर्ड स्विच में जो D का पाथ बन रहा है, जो A to D का पाथ बन रहा है, ये हम स्विचिंग के प्रोसेस में डिफाइन करते हैं कि कौन सा पाथ हमें यूज करना है फॉर द ट्रांसफर बिटवीन दिस डिवाइस टू द नेक्स्ट डिवाइस। तो ये सब हमारा स्विच में, सर्किट स्विचिंग नेटवर्क में हमारा डिसाइड होता है। मैसेज स्विचिंग में क्या होता है कि हमारे जो मैसेजेस हैं वो इंटरमीडिएट नोड्स पे रिसाइड करते हैं जब तक हमारा नेक्स्ट नोड उसको रिसीव करने के लिए तैयार नहीं हो जाता है। लेट अस सपोज कि हमारा ये सेंडर है एंड ये रिसीवर है, ओके, तो और इसके बीच में हमारे 2-3 इंटरमीडिएट नोड्स और 2-3 डिवाइसेस और हैं। तो हमें यहाँ सेंडर से रिसीवर तक एक डेटा को ट्रांसफर कराना है। तो डेटा क्या करेगा, पहले इस नोड के पास जाएगा, फिर वो इसके पास जाएगा, फिर इस वाले थर्ड वाले के, एंड देन टू रिसीवर। और जब तक नेक्स्ट नोड, मान लो डेटा हमारा नोड 1 पे है, तो जब तक नोड 2 उसको ये कंफर्मेशन नहीं भेजती है कि वो रेडी है रिसीव करने के लिए, तो वो डेटा पैकेट, वो फ्रेम्स तब तक नोड 1 पे ही रिसाइड करेंगे। जब ये रिसीविंग की रिक्वेस्ट कंफर्म हो जाती है, देन द डेटा इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट नोड। Okay, so the messages are sent as whole units and stored temporarily at intermediate nodes until they reach the final destination. So this was all about our switching process. इसके बाद आपको यहाँ पे इन सभी के बीच का डिफरेंस भी दिया गया है, जो कि अगर आप पढ़ना चाहो you can read and go for it. This was all about telephony, and now moving to the next topic, that is data link layer. Data link layer is the second layer of the OSI model, and now we are going to understand how this layer functions. तो हमारा डेटा लिंक लेयर 5 फंक्शंस परफॉर्म करता है। इट enables the multi accessibility, it enables flow control, error control, addressing, framing and synchronization. Now we are going to discuss all these functions. So let us suppose हमारे पास 2 hosts हैं, one is the sender and next is the receiver, एंड अब हम वो जो दोनों होस्ट्स हैं वो एक डायरेक्ट कनेक्शन के थ्रू कनेक्टेड हैं, इधर केबल या फिर कोई वायरलेस कनेक्शन भी हो सकता है। तो हमारा प्रोसेस के ड्यूरिंग होता क्या है कि जो सेंडर वाला पार्ट है वहाँ पर हमारे डेटा पैकेट्स है जिन्हें हमें ट्रांसफर करना है टू द रिसीवर। तो सबसे पहले डेटा लिंक लेयर क्या करती है, इन डेटा पैकेट्स को फ्रेम्स में कन्वर्ट करती है एंड बिट बाय बिट उसको हार्डवेयर को पास कर देती है। अब इस हार्डवेयर के थ्रू वो हमारे डेटा ट्रांसमिशन मीडियम के
जरिए होते हुए नेक्स्ट हार्डवेयर ऑफ द रिसीवर तक जाता है। ठीक है, अब रिसीवर एंड पे क्या होता है कि हार्डवेयर से सिग्नल की फॉर्म में डेटा को लिया जाता है एंड उस सिग्नल को हम फ्रेम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो डेटा पैकेट्स को फ्रेम्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है और सिग्नल को फ्रेम्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है एट द रिसीवर सेंडर एंड एट द रिसीवर एंड, उस पूरे प्रोसेस को हम फ्रेमिंग कहते हैं। तो ये पहला प्रोसेस है, पहला फंक्शन है डेटा लिंक लेयर का। अब उसके बाद हमारा आता है कि सिंक्रोन एड्रेसिंग। एड्रेसिंग बेसिकली क्या होता है कि हमारे सेंडर जो है, सेंडर डिवाइस है या फिर सेंडर कोई कंप्यूटर है, उसके जब मैन्युफैक्चरिंग की गई थी तो उसको एक एड्रेस दिया गया था जो हम बोलते हैं मैक एड्रेस। तो ये सेंडर का जो एड्रेस होता है डिवाइस का, उसको हम सोर्स मैक एड्रेस बोलते हैं, और जो रिसीवर डिवाइस का एड्रेस होता है उसको हम डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बोलते हैं। तो और ये जो एड्रेसेस है ये इनके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे इनको असाइन कर दिए जाते हैं और ये यूनिक होते हैं। तो ये जो एड्रेस असाइन करने वाला प्रोसेस है इसको हम एड्रेसिंग कहते हैं। अब ये एड्रेस किस काम आता है वो देखते हैं। तो जब हमें इस ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू अपना डेटा को ट्रांसफ़र कराना होता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, तो हमारा उसके बीच में स्विचेस डिवाइस यूज़ होते हैं। यहाँ पे हमारे स्विचेस होते हैं, वो उन डिवाइसेस के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होता है। अब स्विचेस क्या करते हैं कि ये स्विचेस मैक एड्रेसेस का डेटा स्टोर करके रखते हैं। ओके, लाइक डेटाबेस होता है, मेंटेन करता है, ये मैक एड्रेसेस के डेटा को मेंटेन करके रखते हैं स्विचेस, जो मैक एड्रेसेस हमारे एड्रेसिंग वाले में हमने साइन किए थे। और इस डेटा के बेसिस पे वो अपने जो उनके रिलेटेड फिजिकल पोर्ट्स हैं, मान लो यहाँ पे हमारा ये इस स्विच 1 से कनेक्टेड है होस्ट 1 और होस्ट 2। ठीक है, मैं इसको क्लियर करती हूँ। तो लेट अस सपोज कि हमारा एक स्विच है और S1 और ये है हमारा S2। तो ये जो होस्ट 1 है हमारा और होस्ट 2 है, ये इस S1 के थ्रू कनेक्टेड है। तो स्विचेस ये डिफाइन करते हैं कि किस स्विच के थ्रू हमें उस डेटा पैकेट को या उन फ्रेम्स को ट्रांसफ़र कराना है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। और ये जो स्विचेस पाथ डिसाइड करती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। इसके बाद जो हमारा ये डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन हमारे डेटा लिंक लेयर का क्या काम होता है। तो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन हमारा जो डेटा लिंक लेयर है वो ये इंश्योर करता है कि हमारा डेटा कोलिजन ना हो। ठीक है, क्योंकि जो हमारा प्रोबेबिलिटी है डेटा कोलाइड होने की विद इन द प्रोसेस, विद इन द स्विचेस, द केबल्स, वो ज़्यादा होती है। तो डेटा लिंक लेयर वो भी मैनेज कर देती है कि आपका डेटा कोलाइड नहीं होगा एंड सेफली सेंडर टू रिसीवर ट्रांसमिट हो जाए। नेक्स्ट हमारा काम होता है डेटा लिंक लेयर का फ्लो कंट्रोल करने का। ये इनेबल करता है डेटा एक्सचेंज को एट डिफरेंट स्पीड्स। ऐसा हो सकता है कई बार कि हमारा जो सेंडर है वो ज़्यादा स्पीड से काम कर रहा हो, रिसीवर स्लो स्पीड से काम करता है। तो इसमें हमारा जो ये स्पीड मैनेजिंग है वो भी हमारा डेटा लिंक लेयर कंट्रोल करता है। सो दिस इज़ द फ्लो कंट्रोल फंक्शन। इसके बाद हमारा एरर कंट्रोल भी करता है। अब ऐसा हो सकता है कि डेटा ट्रांसमिट करने के टाइम पे, उस ट्रांसमिशन के टाइम पे हमारा कोई एरर आ जाए और हमारा जो डेटा है वो डिस्टॉर्ट हो जाए, डैमेज हो जाए। तो ये उसको डिटेक्ट भी करता है, अगर कोई एरर हुआ है, कोई डेटा लूज हुआ है, डिस्टॉर्ट हुआ है, उसको डिटेक्ट करता है और साथ में जो डैमेज डेटा है उसको रिकवर भी करता है। तो इट ऑल्सो कंट्रोल्स द एरर एंड दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ दिस लेयर। अब हमारा सेकंड जो प्रोसेस है या फिर फंक्शन है वो आता है फ्रेमिंग का। फ्रेमिंग हमारा वो प्रोसेस होता है जिसमें हम डेटा पैकेट्स को फ्रेम्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारा सिंक्रोनाइजेशन, एड्रेसिंग और एरर कंट्रोल जैसे बाकी फंक्शंस काम कर सके। अब जो फ्रेमिंग है वो 4 मेथड से की जा सकती है। तो द फर्स्ट वन इज करेक्टर काउंट। करेक्टर काउंट में क्या होता है कि हमारे जो फ्रेम है वो कितने करेक्टर्स को होल्ड करता है उसका डाटा रिकॉर्ड किया जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स प्रेजेंट इन अ फ्रेम आर रिकॉर्डेड हियर। नेक्स्ट हमारा है कैरेक्टर स्टफिंग। कैरेक्टर स्टफिंग में हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज़ किया जाता है एक फ्रेम के एंड और स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन स्पेशल कैरेक्टर से हर फ्रेम अलग से डिफाइन हो जाता है कि दिस इज़ वन फ्रेम, दिस इज़ द नेक्स्ट फ्रेम, इस तरह से। हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, जो मेथड है हमारा वो है स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्लैग्स विद बिट स्टफिंग। तो इसका मेन नाम है बिट स्टफिंग एंड ये क्या करता है कि इंसर्ट करता है एक्स्ट्रा बिट्स को जो उसके एंड और बिगिनिंग को डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पर हम करेक्टर स्टफिंग में क्या कर रहे थे, एक फ्रेम के स्टार्टिंग और एंड पे स्पेशल करेक्टर्स डाल रहे थे, बट बिट स्टफिंग में हम
स्टार्टिंग और एंड पे ऑफ अ फ्रेम बिट्स को इंसर्ट कर देते हैं। जैसे कि आपने, ये हमारा कोई फ्रेम है, ठीक है, इसमें 5 एलिमेंट्स है, तो इसका जो स्टार्टिंग है और जो एंड है वहाँ पे हमने 0 इंसर्ट कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड बिट स्टफिंग। और अगर हम यहाँ पे 0 के बजाय कोई भी स्पेशल करेक्टर जैसे परसेंटेज डाल देते हैं, देन दिस इज हमारा करेक्टर स्टफिंग। इसके बाद हमारा आता है एनकोडिंग वायलेशंस। ये हमारा होता है कि हम हर वेरिएबल ऑफ डेटा को ग्राफिकल और विजुअल स्ट्रक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग। टाइप्स ऑफ एरर्स। अब एरर्स क्यों जनरेट होते हैं हमारे डेटा ट्रांसमिशन में? अब ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन जब हमारा डेटा वन डिवाइस टू अनदर फ्लो कर रहा होता है, अगर उस टाइम पे हमारा कोई भी इंटरफेरेंस या नॉइज या किसी भी सिग्नल इंटरफेरेंस की वजह से हमारा जो डेटा है वो करप्ट हो सकता है, हमारा डेटा लूज हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो ये जो डेटा का करप्शन है इसको हम एरर की तरह शो कर देते हैं कि दिस इज एरर। नाउ इसके बाद हमारा जो आता है टाइप्स ऑफ एरर्स वो सिंगल बिट एरर, मल्टीपल बिट एरर, बर्स्ट एरर। सिंगल बिट एरर में हमारे पूरे डेटा में सिर्फ एक बिट जो है वो करप्ट होती है। मल्टीपल बिट्स में हमारी मल्टीपल बिट्स करप्ट हो सकती हैं। एंड बर्स्ट एरर में कॉन्जिक्यूटिव बिट्स करप्टेड होती है। बहुत सारी बिट्स, मल्टीपल बिट्स तो करप्टेड होती है बट कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक, ठीक है। जैसे यहाँ पे अलग अलग हो रही है, बीच में 0 है वो करप्टेड नहीं है, बट यहाँ पर 1 0 0 तीनों एक साथ करप्टेड है। सो दिस इज द बर्स्ट एरर। अब एरर पता करने के बाद हमें उसे कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए हमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है एरर डिटेक्शन। जब तक आप एरर को डिटेक्ट नहीं करोगे कि एरर क्या है, तब तक आप कंट्रोल करने के लिए उसका मेथड यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आता है हमारा एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन होता है डिटेक्टिंग द डिस्टोर्टेड डेटा, कि कौन सा डेटा करप्टेड है वो हमें पता लगाना। फिर आता है हमारा एरर करेक्शन। जो हमारा करप्टेड डेटा है उसको हम कैसे सॉल्व और फिक्स कर सकते हैं, दैट इज एरर करेक्शन। अब ये एरर कंट्रोल टेक्निक्स हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज स्टॉप एंड वेट ARQ। इसमें क्या होता है कि हमारा फ्रेम बाय फ्रेम डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। अब आपने क्या होता है कि सेंडर जो है वो रिसीवर को डेटा ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो सेंडर सबसे पहले रिसीवर को एक फ्रेम भेजेगा और उसके साथ में वो उसको एक्नॉलेजमेंट के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। अब एक्नॉलेजमेंट के लिए रिक्वेस्ट गई है रिसीवर के पास। अगर रिसीवर इस एक्नॉलेजमेंट को रीसेंड कर देता है या फिर उसको एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड कर देता है सेंडर को, तो सेंडर क्या करता है, नेक्स्ट फ्रेम को पास करता है टू द रिसीवर। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है तो नेक्स्ट फ्रेम पास नहीं होगा और सेंडर दोबारा उसी फ्रेम को एक्नॉलेजमेंट की रिक्वेस्ट के साथ रिसीवर को फॉरवर्ड कर देगा। इसके बाद हमारा आता है स्लाइडिंग विंडो ARQ। स्लाइडिंग में क्या होता है कि हमारे बिना एक्नॉलेजमेंट रिसीव किए रिसीवर के पास से, इट मीन्स सेंडर के पास अभी कोई भी एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई है, बट उससे पहले ही सेंडर सारी फ्रेम्स को पास कर देता है। 1 बाय 1 नहीं कर रहा है, सभी फ्रेम्स को एक साथ कॉन्टिन्यूस फॉर्म में उस रिसीवर को पास करता है विदाउट रिसीविंग एनी एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। अब ये जो स्लाइडिंग विंडो है ये 2 टाइप से हो सकता है। व्हाट इज गो बैक एंड सेलेक्टेड रिपीट। अब गो बैक में क्या होता है कि अगर हमारा जो कॉन्टिन्यूस हमने फ्रेम्स तो भेज दी है सारी टू द रिसीवर बिफोर द एक्नॉलेजमेंट, अगर उस पीरियड में हमारा कोई एरर आता है तो गो बैक ARQ क्या करता है, सारे जो हमारे फ्रेम्स थे उन सबको दोबारा रीसेंड करता है। सिलेक्टेड रिपीट ARQ में क्या होता है कि हम कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट में तो भेज रहे हैं टू द रिसीवर फाइल्स को, फ्रेम्स को, बट अगर कोई एरर आता है इस केस में तो हम उसको सिर्फ डिस्टोर्टेड फ्रेम्स को रीट्रांसमिट करते हैं। जो डेटा खराब हुआ है उसी को वापस से भेजते हैं, सारी फ्रेम्स दोबारा नहीं भेजते जैसा कि हम गो बैक में करते हैं। ओके, सो दिस वॉज गो बैक एंड सिलेक्टेड रिपीट इन द स्लाइडिंग विंडोज। अब हमारा नेक्स्ट आता है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल वो टेक्निक होती है जिससे हम 2 स्टेशंस के बीच की स्पीड्स को बैलेंस करते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक स्टेशन हमारा ज़्यादा स्पीड से काम करता है और नेक्स्ट स्टेशन हमारा थोड़ा स्लो स्पीड से काम करता है इन रिस्पेक्ट टू दिस फर्स्ट स्टेशन। तो उस केस में हमारी डेटा लिंक लेयर स्पीड को मैनेज करती है, स्पीड को कंट्रोल करती है ताकि दोनों स्टेशंस के बीच में डेटा ट्रांसफर हो पाए। अब ये 2 टाइप्स का होता है, फीडबैक बेस्ड एंड रेट बेस्ड। फीडबैक बेस्ड हमारा डेटा लिंक लेयर में यूज होता है, जो हमने अभी एरर डिटेक्शन में, एरर कंट्रोल टेक्निक्स में टाइप्स पढ़े हैं, वही हमारे फ्लो कंट्रोल टेक्निक्स होती हैं इन डेटा लिंक लेयर, एंड दोज ऑल आर फीडबैक बेस्ड। अब फीडबैक बेस्ड में क्या होता है कि सेंडर सेंड्स फ्रेम आफ्टर रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट। पहले सेंडर एक्नॉलेजमेंट रिसीव करता है फ्रॉम द रिसीवर एंड उसके बाद सारे फ्रेम्स को फॉरवर्ड करता है। बट रेट बेस्ड में क्या होता है कि हमारा सेंडर बिना रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट रिसीव किए उसको एक लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रेम्स ट्रांसमिट करता है,
ताकि रिसीवर पे लोड ना पड़े अगर वो स्लो है तो, ठीक है। तो पहले ही कम नंबर ऑफ फ्रेम्स भेजे जाते हैं विदाउट एनी एक्नॉलेजमेंट। इसके बाद हमारे आते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस होती है जो ये इंश्योर करती है कि भेजी हुई बिट्स या बाइट्स या फिर भेजा हुआ डेटा फ्रॉम सेंडर सेम है जो रिसीवर ने रिसीव किया है। तो ये जो इंश्योरिंग है, ये जो कंफर्मेशन है, ये हमारे प्रोटोकॉल्स डिसाइड करते हैं। उसके बाद डेटा लिंक प्रोटोकॉल्स कई टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जिसमें से हमारा पहला है SDLC सिंक्रोनस, सेकंड इज हाई लेवल, थर्ड इज सीरियल लाइन, fourth is PPP, then LCP, link control protocol, then link access procedure, and then NCP, network control protocol। अब इसमें आपके इन सभी प्रोटोकॉल्स के फंक्शंस हैं। अगर आप यहाँ पे इनको क्रैम करना चाहते हैं, you can go for all these। I hope this video was helpful for you. Like, subscribe and comment for sure. Your reviews are really important. Thank you.